बातें मुलाकातें। आज हमारे साथ हैं डॉली मोगरा। इनसे बातें करेंगे गारमेंट्स और ख़ास तौर पर फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में। डॉली जी, रेडीमेड गारमेंट्स, भारत इसका एक बहुत बड़ा स्थान है जहाँ पर बहुत सारे कपड़े बनते हैं, वस्त्र बनते हैं, निर्यात भी होते हैं। लेकिन बीते दिनों, ये भी मान के चलिए पिछले एक दशक में बहुत सारी चीज़ें जो भारत से खिसकी हैं और बहुत सारा एक्सपोर्ट अब बांग्लादेश और दूसरे देशों से भी होने लगा है। तो बताएं कि हमारी गारमेंट इंडस्ट्री के सामने ऐसे क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या कारण रहे जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धीरे धीरे भारतीय एक्सपोर्ट गारमेंट्स का कम हुआ? सर, भारतीय एक्सपोर्ट्स अगर हम बहुत ऐतिहासिक नज़रिए से देखें तो हमारे यहाँ की जो रॉयल कला है, जो रॉयल आर्ट है और जो हस्तकारी का जो काम था, वो पूरे विश्व में बहुत फेमस था। और आज भी उसकी डिमांड जो हस्तकारी की है वो तो आज भी उतनी ही है और उस कला को हमसे कोई छीन नहीं सकता है। जहाँ तक बात है इंडस्ट्री की, तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो हमारे देश से थोड़ा शिफ्ट हुआ। वो इस कारण से क्योंकि बांग्लादेश या ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे लेबर कॉस्ट कम हो आ रही है, तो जहाँ पर लेबर कॉस्ट कम होती है वहाँ पे अपने आप इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं। तो वही रीज़न रहा कि हम थोड़े से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था उसमें हम थोड़ा पीछे हट गए। लेकिन जो आज हमारा हैंडीक्राफ्ट्स है वो आज भी उसी स्थान पे और उसी रॉयल्टी के साथ बरकरार है। डॉली जी, ये जो एक्सपोर्ट्स हमारे कम हुए इंडस्ट्री लेवल पर, इन्हें वापस पटरी पर लाया जा सके, इसके लिए क्या कुछ आपके मन में है, क्या कुछ सुझाव है और क्या कुछ कारण इसके पीछे रहे? सर, कारण तो स्पष्ट है कि हम लोग जो हैं वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ दौड़ रहे हैं। और जबकि हमारा विकास अगर हम देखें कि हमारे पास जो हमारी विरासत है, अगर हम उसे सहेजें, संभालें और उसी को विकसित करने पर ध्यान दें, क्योंकि हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारी जो स्ट्रेंथ है, यदि हम उन पे फोकस करें तो हम ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। और हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे हस्तकार्य में छिपा हुआ है। और जो हमारी कला है वो हमारे जीन्स में है। जो हमारे कारीगर हैं उनके जीन्स में ये बसता है कि उन्हें किस तरह से जरदोजी का काम करना है, किस तरह से गोटा पत्ती का काम करना है, किस तरह से उनको एक जो प्लेन फैब्रिक है, जो एक सूती जैसे हम कापड़ कहते हैं, वस्त्र कहते हैं, उसको किस तरह से निखारना है, उसे किस तरह से जो खेतों में कपास उगती है उस कपास को कैसे रैंप शो तक लेकर आना है। तो वो उस कला की तरफ हम यदि वापस मुड़ें और हमारे जो कारीगर जो हैं, जो हमारे इस रोज़गार से जो जुड़े हुए लोग थे, वो जो विस्थापित हुए हैं, यदि हम उन्हें पुनः उनकी जड़ों की तरफ ले जाएं तो हम इस इंडस्ट्री को पुनः नया जीवन दे सकते हैं। और हमारी सरकारें भी बहुत सारी पॉलिसीज़ इसके लिए लेकर आ रही हैं। टेक्सटाइल पार्क्स इसके उदाहरण हैं। जो विरासत केंद्र जो हमारी यूनिवर्सिटी भी अभी स्थापित करने वाली है, तो उन सब के माध्यम से हम वापस से आर्टिजन्स को जोड़ने का प्रयास हम करने की कोशिश करेंगे और सबके सहयोग के साथ ज़रूर हम ये सब हासिल कर पाएंगे पुनः। डॉली जी, ये हैंडीक्राफ्ट का हम जिक्र कर रहे थे। हैंडीक्राफ्ट को लेकर कई चीज़ें होती है। एक तो ये कि कोई भी उत्पाद जो मशीन से बनता है, आप कढ़ाई ही ले लीजिए, बहुत सारी चीज़ें मशीन से बनती है तो उसकी लागत भी कम होती है और उसकी गति भी बढ़ जाती है, यानी वो उत्पाद जल्दी बन जाता है। यही कोई आदमी मैनुअली उस चीज़ को बनाता है तो उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है और उसकी जो समय लगता है इस वजह से इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो बहुत मामलों में ये आता है कि कारीगर जो हमारे परंपरागत कारीगर हैं उनको ये दुख रहता है कि वो हाथ से काम तो करते हैं या करना चाह रहे हैं, लेकिन इतना पैसा, सामान्य पैसा भी उन्हें नहीं मिल पाता या वो जो लागत है वो कोई दे नहीं पाता। लिहाजा धीरे धीरे हमारे परंपरागत जो कारीगर हैं, परंपरागत जो वस्त्र निर्माण के उद्योग हैं वो कम होते जा रहे हैं। एक तो ये, क्या ये कम होते जा रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? दूसरा ये कि क्या कुछ किया जाए ताकि इन कारीगरों का सम्मान भी बना रहे, इन्हें लागत मिल सके? बिल्कुल सर, इसके लिए हम सबकी इंडिविजुअल तौर पे हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम हस्तकला को सम्मान दें। अगर हम देखें कि हमारे आसपास जो लोग ये काम कर रहे हैं, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि जैसे पिचवई पेंटिंग है। अब पिचवई पेंटिंग जो लोग हाथ से करते हैं उन्हें एक पेंटिंग बनाने में कम से कम 10 से 1 महीना लग जाता है। अब वही पेंटिंग जब तैयार होती है, मार्केट में आती है, तो उसकी रेट उसकी मेहनत के हिसाब से होगी। लेकिन
जो व्यवसायी हैं जो मार्केटिंग का काम कर रहे हैं वो उसका जेरोक्स निकाल देते हैं, कलर्ड जेरोक्स, और फिर वो उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं या फिर मार्केट में उसकी इतनी पब्लिसिटी कर देते हैं कि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट था उसकी वैल्यू तो गायब हो गई, जो नया प्रोडक्ट था वो कम कीमत पे मार्केट में बिकने लगा। तो पहली चीज़ तो ये कि जो लोग ओरिजिनल आर्ट को सम्मान देते हैं वो लोग तो ओरिजिनल आर्ट पेंटिंग को ही खरीदें या जो भी ओरिजिनल चीज़ बनी हुई है उसको ही खरीदें। और दूसरा ये कि क्योंकि हम सभी अपनी पॉकेट सेव करना चाहते हैं, अपनी जेब से पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो हम डुप्लीकेसी की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम, क्योंकि जब कोई कारीगर काम करता है तो हमें लगता है कि उसने तो सिर्फ अपना समय दिया है, जबकि वो अपनी पूरा ये देखें कि वो अपना पूरी आर्ट को वो किसी भी फॉर्म में लेकर आ रहा है आपके सामने, तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम उसका सम्मान करें और उसने जितनी मेहनत की है कम से कम हम उतना पैसा देने के लिए तैयार रहें। लेकिन हमें सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। यदि हम अपनी सोच को बदलते हैं तब हम अपने आसपास जो कारीगर काम कर रहे हैं, जो आर्टिजन्स काम कर रहे हैं, उनका हम सम्मान दे पाएंगे। दूसरा चीज़ ये कि हम डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स को ख़रीदना बंद करें। यदि हमें कोई पेंटिंग ख़रीदनी है, कोई हमें गोटापत्ती, जरदोज़ी या इस तरह का काम अगर हम अपने कपड़ों पर चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो हम कोशिश करें कि जो हाथ से बना हुआ काम है हम उसको ही खरीदें। जो मशीनरी वर्क है हम उसको कम से कम प्रयोग में लाने की कोशिश करें। तो यदि आर्टिज़न को पैसा मिलेगा तो वो अपनी नई पीढ़ी को भी उस कार्य से जोड़ेगा। अगर वो नई पीढ़ी को जोड़ता है तो हम उसमें इनोवेशंस कर सकते हैं नए। लेकिन अगर एक बार कोई कला विलुप्त हो गई तो हम उसे वापस पुनर्जीवित नहीं कर पाएंगे। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए इंडिविजुअल तौर पे, ग्रुपिंग मतलब सामूहिक तौर पर भी, कि हम सब मिलकर इस कार्य के लिए आगे आए हैं। डॉली जी, बीते दिनों कुछ बातें सुनाई पड़ रही हैं। जी सर। उनमें से एक बात तो ये कि मेक इन इंडिया जो एक सरकार का एक अभियान है प्रोजेक्ट वो है जी। और एक उस्ताद योजना भी और है जिसमें कारीगरों को सम्मान दिया जाए। बिल्कुल। इसके साथ साथ कोविड के बाद से एक ऐसा देश जो हर चीज़ का निर्यात करना चाहता है सस्ते दामों पर, वहाँ से निर्यात में भी कुछ कमी आई है। सरकार के ऐसे कदम भी रहे हैं कि हमारे यहाँ के कारीगरों को, ख़ासतौर पर छोटे और मझोले जो कारीगर हैं, उन्हें काम मिले, उन्हें दाम मिले। तो बताएं कि ये बीते दिनों से सरकार की योजना है और जो हमारे यहाँ से आयात हो रहा था जिन चीज़ों का, उनमें थोड़ी सी कमी आई है अपरोक्ष रूप से, उससे क्या हमारे कलाकार और ख़ास तौर पर गारमेंट से जुड़े लोगों पर कुछ फ़र्क पड़ा है? सर, गारमेंट से लोग मतलब हर क्षेत्र में फ़र्क पड़ा है। और क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि गारमेंट जो है वो हमारी सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है आफ्टर द एग्रीकल्चर। तो जाहिर तौर पर जो इकोनॉमिक बार्स जो तैयार हो रहे हैं, जो भी ग्राफ तैयार हो रहे हैं, उन सब पे इफ़ेक्ट सामने दिखाई देने लगा है। तो ये हमारे लिए सोचने की और चिंता की थोड़ी सी बात है कि हमारा निर्यात जो है वो थोड़ा कम हुआ है। तो उसके लिए सर यही है कि हर कदम साथ मिलकर चलाना पड़ेगा। और हर कदम साथ मिलकर चलाने के साथ साथ जो पॉलिसीज़ हैं हमारी, उसको ग्राउंड लेवल तक, जो आपने कहा कि उस्ताद योजना है, जो मेक इन इंडिया वाली जो योजना है, वो आर्टिज़न तक, क्योंकि वो एक धोरे में बसा हुआ एक आर्टिज़न है जो बहुत अच्छी कलाकारी जानता है, उस तक उस योजना को पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबको निभानी पड़ेगी। और यदि ये जिम्मेदारी हम सही ढंग से निभाते हैं तो इस तरह की जो योजनाएं जिस उद्देश्य के साथ बनाई गई हैं वो अवश्य जो है वो पूरी हो पाएंगी। डॉली जी, हमारे यहाँ पर जो भी उत्सव और सेलिब्रेशंस होते हैं, खुशी के मौके मान लीजिए, ख़ास तौर पर शादी या दूसरी चीज़ें, उनमें तो सच में परंपरागत वस्त्रों या परंपरागत परिधानों का ही रिवाज है। और कहीं ना कहीं वेस्टर्न आउटफिट आदमी पहन भी लेता है, लेकिन परंपरागत परिधान अपनी जगह बना लेते हैं। यानी आपने सूट, किसी दूल्हे ने अगर वो पहन लिया है वेस्टर्न आउटफिट, लेकिन उसके ऊपर साफा तो जो है हमारा होगा। अगर दुल्हन जो है वो जरदोजी या किसी कढ़ाई का या किसी भी तरह का लहंगा पहनेगी, वो तो हमारे यहाँ का ही होगा। चुनरी जो है वो हमारे यहाँ ही बनी हुई होगी। तो बहुत सारी चीज़ें परंपरागत रूप से हमारे विवाह और हमारे समारोह उनसे जुड़ी हुई है। ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो बताएं कि इस इंडस्ट्री का क्या हाल है और क्या ये सर्वाइव कर रही है, उसे भी दाम मिल रहे हैं, या इसके बारे में भी कुछ और सुझाव है आपके मन में?
बिल्कुल, ये जो परंपरा की आपने जो बात कही है, उससे हम बिल्कुल हमें सहमत होना चाहिए, क्योंकि चाहे शादी हो, ब्याह हो या फिर और हमारे जो ट्रेडिशनल फंक्शंस हैं, गणगौर या फिर जो पूजा से रिलेटेड हमारे जो रीति रिवाज हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी हम त्यौहार मनाते हैं, उन सब वो त्यौहार इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि हम अच्छे से तैयार होते हैं, और वो त्यौहार बिल्कुल सूने लगेंगे यदि हमने उनमें परंपरागत वस्त्रों को नहीं पहना है। तो जो रंग जो खिलते हैं वो वस्त्रों के कारण ही उन त्योहारों के रंग जो हैं वो ज़्यादा खिल उठते हैं, और जो खुशी आती है वो भी उन्हीं के कारण आती है। यदि हम देखें तो हम पुनः इस बात में तो हमें खुशी जाहिर करनी चाहिए कि हम पुनः परंपराओं की ओर लौट रहे हैं। हम जो पहले वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लगे थे, वो धीरे धीरे अब हर त्यौहार में जो थीम पार्टीज़ होने लगी हैं, या कोई भी त्यौहार देख लें हम, चाहे वो होली आने वाला है तो हम होली को देख लें, तो अभी से जो होली के जो कपड़े हैं वो मार्केट में आ गए हैं रंग बिरंगे से। तो हम परंपराओं की ओर लौटने लगे हैं। हमारे जो कारीगर हैं वो भी, अगर मैं लोकल लेवल पे हमारे उदयपुर के कारीगरों की बात करूं, तो उन्होंने फिर से जो बंधेज, जो हमारा वाइट और रेड में जो बंधेज बनता है, जैसे हम फागनिया भी कहते हैं, तो वो बनना और मार्केट में दिखना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है कि डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हुई है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो हाथ से बनाया हुआ जो टाई एंड डाई वाला जो वस्त्र है उसे ही प्रेफर करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं, हम उनके लिए सम्मान यहाँ से ज्ञापित करते हैं कि वे इस कला को बरकरार रखेंगे, और भी जो रंग बिरंगे, क्योंकि अप्रैल महीना पूरा शादी का महीना है, तो जो ट्रेडिशनल आउटफिट्स बन रहे हैं अभी, उसमें बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं। कि पहले ये होता था कि सिर्फ टाई एंड डाई का वस्त्र है तो सिर्फ बंदेज का ही वस्त्र होगा, जरदोजी का वस्त्र है तो सिर्फ जरदोजी ही उस पर काम होगा। लेकिन अब हमारे आर्टिजन्स जो हैं वो इनोवेशंस करने के लिए भी तैयार हैं। वो जरदोजी के साथ टाई एंड डाई कर रहे हैं, गोटा पत्ती के साथ जरदोजी मिक्स कर रहे हैं, या पाइप वर्क कर रहे हैं, या जो दूसरी देशों की जो आर्ट थी उसको भी वो लोग कंबाइन करके कुछ नया इनोवेशंस यंग जनरेशन को फैशन के साथ मिलकर दे रहे हैं। तो होप्स हो कि हम सब उनके साथ हैं और ये डिमांड जो है वो बरकरार रहेगी, और हम सब इस चीज़ को एंजॉय करेंगे अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर। यहीं पर इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। युवा पीढ़ी, उसे फैशन भी चाहिए और बहुत सी चीज़ें उसके मन में पश्चिम से भी आती है, लेकिन कहीं न कहीं बहुत सारे युवाओं के मन में हमारी परंपराएं, हमारे रंग, हमारी कलाएं भी रहती हैं। तो बताएं कि युवा पीढ़ी क्या हमारे परंपरागत परिधानों को अपना रही है, और अपना रही है तो क्या कुछ नए फॉर्मेट में भी अपना रही है, या ऐसा नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल अपना रही है, क्योंकि अगर हम किसी फोटोग्राफ़र के पास जाएं, जैसे कि हमने एक सर्वे किया था कि जो फोटोग्राफर्स हैं जो शूटिंग करते हैं, तो पिछले 10 सालों में कितना परिवर्तन आया शूटिंग करते वक्त दुल्हन की ड्रेसेस पे। तो दुल्हन की ड्रेसेस, जो ब्राइडल ड्रेसेस थी, उसमें ये रिजल्ट्स आए हैं कि जो ब्राइडल ड्रेसेस हैं वो अधिकतर रेड कलर, जो हमारा शगुन का जो कलर माना जाता है, वो बरकरार है आज भी। उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। सिर्फ इतना वेरिएशन आया है कि जो वर्क था, जो पहले बहुत कम हुआ करता था, उसमें इनोवेशंस कम थे, तो वो धीरे धीरे जो है वो बहुत सारे चेंजेस जो हैं उसमें हमको देखने को मिल रहे हैं। कॉस्ट डेफिनेटली, जो पहले ड्रेस हमारी 10,000 में आ जाती थी, आज वो ड्रेसेस जो हैं वो युवा पीढ़ी 1 लाख 2 लाख तक भी आराम से खर्च करने के लिए तैयार है। तो जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं उस पे व्यक्ति आराम से खर्च करने के लिए सोच पाता है। तो इसका मतलब ये है कि युवा पीढ़ी का कहीं ना कहीं लगाव जो है ख़ास मौक़ों पर, उनका नो डाउट कि वो फंक्शनल एस्पेक्ट्स को देखते हैं, वो कंफर्टेबिलिटी को देखते हैं कि हमें कंफर्टेबल ड्रेस चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो हमारे इस तरह के त्यौहार हैं जहाँ पर हम ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उनमें आज भी हमारे परंपरागत वस्त्र पहला स्थान रखते हैं। डॉली जी, अभी हमारी जो फैशन इंडस्ट्री है, और यूँ देखा जाए तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी संस्थान भारत में हैं जिन्होंने फ़ैशन के लिए ख़ास तौर पर गारमेंट्स और कपड़ों के फ़ैशन को लेकर बहुत काम किया, उनकी डिज़ाइनिंग को लेकर भी काम किया है। तो एक तो ये बताएं कि ये जो इतने सालों से हमारा ये शैक्षणिक कार्य है, क्या ये ग्राउंड रियलिटी में भी बदला है या नहीं? और दूसरा ये कि ये अगर ग्राउंड रियलिटी में बदला है तो हमारी फ़ैशन इंडस्ट्री में हमारे इस अध्यापन का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है? सर, अध्यापन का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में हम कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे स्किल्ड लेबर भी काम करती है और अनस्किल्ड लेबर भी काम करती है। तो जो अनस्किल्ड लेबर है वो
हम देखते हैं कि हमारे जितने भी कारीगर हैं वो अनस्किल्ड हैं, जिन्होंने अपनी शिक्षा किसी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से नहीं ली है, लेकिन उन्होंने अपने परंपरागत अपने जो एंसेस्टर्स हैं, उनके जो पूर्वज हैं, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को सीखते आए हैं, तो एक तरह से उनके जीन्स में ये कला आ गई। तो फॉर्मल एजुकेशन से उन्होंने शिक्षा नहीं ली, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो उन्हीं के कारण जीवित है। दूसरी चीज़, अगर हम ये जो फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो इस फील्ड में अपना अच्छी अच्छी डिग्रीज़, डिप्लोमा कोर्सेज़ ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। हम उदयपुर की भी बात करें तो उसमें हमारा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो है वो अभी 3 डिप्लोमा कोर्सेज़ फैशन और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के 1 ईयर के रन कर रहा है, और साथ ही मास्टर्स इन वोकेशनल एजुकेशन, जो वोकेशनल एजुकेशन अभी जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत हमने मास्टर्स कोर्स भी शुरू किए हैं फैशन टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइनिंग में। तो जो बच्चे, जिन फैशन से आज की युवा पीढ़ी जो है वो बहुत अट्रैक्शन है उनके मन में, तो जो बच्चे जिनके घरों में ये काम नहीं होता है उनके लिए तो एजुकेशन, जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है वही इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, NIFT, NID और भी कई सारी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस तरह का एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं, और बच्चे उनसे जुड़े हुए भी हैं। जो लोग अच्छे बच्चे हैं, मतलब जो लोग कुछ वोकेशनल काम करना चाहते हैं, वो इस तरह की डिग्री, डिप्लोमा कोर्सेज़ में एडमिशन लेकर अपने कैरियर को इस फील्ड में एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, क्या वो इतने सारे युवा प्रतिभावान डिज़ाइनर्स को ऑब्जर्व कर लेती है? बिल्कुल सर, कर लेती है, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें लगातार डिमांड बनी हुई है। जिस तरह से हमें खाना रोज़ चाहिए, वैसे ही हमें कपड़े भी रोज़ चाहिए। जब जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा कपड़ों का दामन चोली का साथ है, तो इसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। और कपड़े हमें एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देते हैं, तो उस सेटिस्फैक्शन के लिए हमें कुछ न कुछ रोज़ नया चाहिए होता है। तो इस नए को प्राप्त करने के लिए ये इंडस्ट्री कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो जो भी बच्चे इसमें जुड़ते हैं इससे, वो कहीं ना कहीं खुद के लिए तो कुछ करते ही हैं, साथ ही अपने आसपास वाले लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में एक स्तंभ की तरह कार्य करते हैं। और जी, थोड़ी सी जाते जाते बात दक्षिणी राजस्थान की ज़रूरी है। बताएं कि दक्षिणी राजस्थान के वस्त्रों में क्या चीज़ ऐसी है जो थोड़ी सी अलग है, या यहाँ के परिधानों में, या यहाँ की बुनाई में, कढ़ाई में, जो थोड़ी सी अलग है दूसरे इलाकों से, और उसकी अभी क्या स्थिति है? सर, दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले आप जैसे ही दक्षिणी राजस्थान की बात करते हैं तो आपको याद आता है यहाँ का लहरिया, यहाँ की बंधेज, यहाँ का फागनिया जो है वो, इसके साथ साथ यहाँ का गोटा पत्ती वर्क जो है वो फेमस है। तो यहाँ पे इसकी जो डिमांड है, क्योंकि उदयपुर इटसेल्फ जो है हमारा टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ का लहरिया कभी आउटडेटेड नहीं होता और हमेशा इसकी डिमांड जो है वो बनी रहती है। जी, लहरिया, बंधेज, फागणिया ये प्रदेश में लगभग सारे इलाकों में बनता है। तो हमारे यहाँ का मेवाड़ का लहरिया कैसे अलग हुआ, या उसमें कलर कॉम्बिनेशंस कुछ अलग होते हैं? हमारे यहाँ पर क्या चीज़ें ऐसी जो इन तमाम पैटर्न्स में थोड़ी सी अलग होती हैं? सर, तमाम पैटर्न्स जो हैं अगर हम राजस्थान के देखें या गुजरात से कंपेयर करें तो बहुत कुछ सिमिलैरिटीज़ तो हैं, लेकिन जो उदयपुर है उसमें ये था कि पहले, अभी क्योंकि सब इंडस्ट्रीज़ बेस्ड कलर्स आने लगे हैं तो मोर ओवर कलर्स जो हैं वो सेम दिखाई देते हैं। लेकिन अगर प्योर हम जो हमारे जो कुछ गिनती के जो कलाकार बचे हैं, वो जो भोपाल शाही हमारा उदयपुर का कलाकार बांध सकता है वो कहीं और का कलाकार कभी नहीं बांध पाएगा। तो जो भोपाल शाही का जो पैटर्न है या जो लहरिये का जो ओरिजिनल पैटर्न है जो कच्चे रंगों से बनता था, वो कहीं और के कारीगर कभी नहीं बांध पाएंगे। तो ये एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि दक्षिणी राजस्थान जो है वो इस मामले में आगे है कि उसने एक नई विधा भोपाल शाही, समंदर लहरिया, जो टाई एंड डाई के पैटर्न्स हैं, वो पूरे विश्व को एक सौगात दी है रंगों की। हमारे यहाँ के रंगों में क्या ख़ास है? कौन से रंग ऐसे हैं जो दक्षिणी राजस्थान के कपड़ों में प्रमुखता से दिखाई देते हैं? बहुत ही चटकीले रंग हमारे यहाँ के लोगों को पसंद है। तो जो लाल शेड है, पीला शेड है और इनके साथ वाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो इसको एक अलग लुक प्रदान करता है। और साथ में जो जिगजैग पैटर्न है लहरिये का, वो
बहुत ही इम्प्रेसिव है, और वो ना केवल इंडिया में बल्कि जो आउटर सिटीज़ हैं उसके साथ उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। यहाँ का जो भोपाल चाहिए वो पेरिस के फैशन शो तक पहुँचा है। तो ये एक बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे यहाँ का जो लहरिया पैटर्न है उससे, अभी तो लहरिया बहुत फैशन में है और सारे कलर्स में अवेलेबल है, लेकिन जो हमारे पुराने कलर्स थे वाइट के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो एक समर लुक में जो एलिगेंस प्रोवाइड करता है वो और कहीं का नहीं मिलता है हमें देखने को। डॉली मोगरा जी, आपका हृदय से आभार। बातें मुलाकातें।